मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कुल्हाड़ी से काट डाला और उन्हें बाहर फेंक दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अब बारी मेरी थी। मेरे हैवान पिता ने मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा कि अगर तू बचना चाहती है, तो मेरे उस जगह पर अपनी। दोस्तों, हम लोगों की जिंदगी हंसी खुशी निकल रही थी, लेकिन दुख की घड़ी तो तब आई जब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला था। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन के बाद से मेरे पिताजी का मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे उनके अंदर से एक हैवान दिखाई देता था। हमेशा मेरे अंदर डर बना रहता था कि कहीं मेरे पिताजी मेरी माँ की तरह मुझे भी ना काट दें। दरअसल मेरा नाम आरजू है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ाई करती हूँ। जब से मेरी माँ गई थी, उसके बाद से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गई थी। अपने माता पिता की मैं और मेरा बड़ा भाई दो ही संतानें थीं। मेरा बड़ा भाई काफ़ी पढ़ाई में होशियार था। उसने अपने 12वीं कक्षा पूरी कर ली थी और कॉलेज के लिए दूसरे शहर में रहता था। अब मेरा बड़ा भाई भी मेरे पास नहीं रहता था, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए दूर शहर में रहना पड़ता था और हम लोग एक गांव में ही रहते थे। जब कभी मेरा भाई गांव में छुट्टियों के अंदर आया करता था, तो मैं हमेशा उसी के चिपक कर रहती थी। उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं होती थी। वह फिर मुझे कहता रहता था कि आरजू, तुम्हें हो क्या गया है? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आता हूँ, लेकिन तू तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। कुछ देर मुझे भी गांव के लड़कों के साथ घूमने फिरने जाने दिया कर। लेकिन मैं उनसे कहती कि आप इतने समय तक मुझसे दूर ही रहते हो, कभी कभार छुट्टियां मिलती हैं तो घर पर आते हो, और मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं था। कहने को तो मेरे पिताजी इस दुनिया में थे, लेकिन मेरे लिए वह मर चुके थे। मेरी जिंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया था जिस वजह से मुझे अपने पिता से ही नफरत हो गई थी। अपनी माँ को खोने के साथ साथ मैंने अपने पिता को भी खो दिया था। मेरी माँ के जाने से पहले हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ थीं कि मानो हमें स्वर्ग से कम महसूस नहीं होता था। उस समय मैं और मेरा भाई दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरी माँ हम दोनों को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजती थी और छुट्टी होने से पहले ही स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी। जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते थे, तो अपनी माँ को सामने खड़ा ही पाते थे। वह बड़े प्यार से ही हमें घर पर लेकर आती थी और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हमें देती थी और हमारी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी मदद करती थी। वह आए दिन पिताजी से कहती थी कि बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बेचारे थक जाते होंगे, इनके लिए एक वीडियो गेम लाकर दे दो। दरअसल हम लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं थे। मेरी माँ सिलाई का काम करती थी, जिस वजह से उन्हें चार पैसे जमा होते थे। वह मेरे और मेरे भैया पर ही खर्च कर देते थे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो वह मेरे लिए लाकर दे देते थे, और मेरे भैया को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह उनको दे देते थे। और मेरे पिताजी सरपंच के खेतों में मजदूरी करते थे, जिस वजह से उन्हें महीने की तनख्वाह मिलती थी। इस तरह हमारा घर चल रहा था। मेरी माँ का जैसे भी सिलाई का पैसा आता था, वह अपने बच्चों पर ही लगा देती थी। इसी वजह से तो हमारी माँ हमारे लिए जन्नत थी। पूरे गांव में हम लोग गरीब थे, लेकिन पूरे गांव में किसी भी लड़की के इतने सूट नहीं थे जितने मेरे थे, क्योंकि मेरी माँ सिलाई के पैसों से मुझे अच्छे अच्छे सूट सिलवा देती थी और सिलने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी माँ हर तरह के डिज़ाइन के कपड़े सिल देती थी। वह हर तरह की मेरी अलग अलग ड्रेस सिल कर रख देती थी। अब गांव में कोई भी फंक्शन होता या स्कूल में कोई फंक्शन होता, तो सबसे सुंदर ड्रेस मेरी ही होती थी, और आए दिन लड़कियां मेरी ड्रेस की कॉपी भी करती थीं। वह कहती रहती थी कि आरजू के जैसे कपड़े पहनने के लिए तो बड़ा ही जिगरा चाहिए, ना जाने ये गरीब होकर भी इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लेकर आ जाते हैं। दरअसल हम लोग महंगे कपड़े लेकर नहीं आते थे। मेरी माँ 100-200 में ही एक सूट को खरीद कर लाती थी, लेकिन उसके ऊपर इतनी अच्छी तरह से कढ़ाई और सिलाई कर देती थी
कि वह हज़ार रुपए का लगने लग जाता था। यह बात मैं अपने गाँव में किसी को भी नहीं बताती थी कि मेरा सूट इतना सस्ता है और इसके ऊपर अच्छे से सिलाई और कढ़ाई करने की वजह से यह चमक रहा है। सबको यही लगता था कि मेरा सूट इतना ज़्यादा महँगा है। मेरे महँगे कपड़े पहनने की वजह से कई लोग तो मेरी तारीफ़ करते थे और कई लोग मुझसे जलते भी थे, जो कई तरह की बातें बनाते थे। अक्सर गाँव की औरतें मुझे देखकर कहती थीं कि इतने महँगे-महँगे कपड़े पहनती है, इनके घर खाने को आटा भी नहीं है। एक इनका पिता तो सरपंच के खेत में मजदूरी करता है और इसकी माँ सिलाई करके अपना घर का टाइम पास करती है। पता नहीं इनके पास कहाँ से इतने पैसे आते हैं। इसकी माँ सिलाई करने के ज़्यादा पैसे लेती है। वो तो हमारे गांव में कोई सिलाई करने वाली और औरत नहीं है, इसलिए इसकी माँ के पास जाना पड़ता है और इसकी माँ के तो भाव ही बढ़ गए हैं। एक सूट सिलने के इतने ज़्यादा पैसे मांगती है कि गरीब आदमी तो बिल्कुल मारा ही जाए। लेकिन करें क्या? कपड़े तो सिलवाने ही पड़ते हैं। कभी-कभी तो मैं उन औरतों को मुँह तोड़ जवाब दे देती थी, लेकिन कभी-कभी मैं उन सब की बातों को सहन भी कर लेती थी। उन औरतों को मैं कभी-कभी बोल देती थी कि आपको किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी बोला है कि मेरी माँ से कपड़े सिलवा लो। आप लोगों को ही अच्छी-अच्छी ड्रेस पहननी होती हैं, तभी तो मेरी माँ के पास जाते हो सिलवाने के लिए। अब मेरी माँ दिन-रात मेहनत करके अपने कपड़े सिलकर देती है, तो पैसे तो वसूल करेंगे ना। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऐसे बर्ताव से अक्सर वह झुँझला जाती थीं, लेकिन कभी-कभी मैं उन सब की बातों को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि हम किसी के साथ भी बहस करने जितना दम नहीं रखते। लोगों का तो काम ही ऐसा होता है, जब कोई इंसान भरपेट खाना खाने लगता है और तरक्की के रास्ते पर जाने लगता है, तो अक्सर उसकी टाँग खींचने के लिए लोग तरह-तरह की बातें तो बनाते हैं। मेरी माँ की इस बात को मैं दिमाग में लाते हुए उन लड़कियों और औरतों के मुँह नहीं लगती थी। ऐसे ही हमारे हँसी-खुशी दिन निकल रहे थे। अब मैं पढ़ाई-लिखाई में भी काफ़ी होशियार थी। हमेशा मेरा पढ़ाई-लिखाई में प्रथम स्थान ही आता था। पूरे स्कूल में हर कार्य में मैं अव्वल रहती थी। खेल-कूद में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था और खेल-कूद में करती भी अच्छे से थी। मुझे हर बार प्राइज़ मिलता था और उस प्राइज़ को लेने के लिए अक्सर मेरी माँ ही जाती थी। क्योंकि मेरे पिताजी को तो सरपंच के खेतों में बंधुआ मज़दूरी करते थे। उनकी तो महीने की सैलरी बंधी हुई थी कि उन्हें महीने के अंत में सैलरी मिल जाती थी। उसके बाद से पूरे दिन उन्हें खेत में ही रहना पड़ता था। कभी भी उन्हें छुट्टी नहीं होती थी। हाँ, कभी-कभी इमरजेंसी होती थी तो पैसे काट लेता था सरपंच। इसलिए मेरे स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम होता है या फिर मेरे रिज़ल्ट को लाना होता तो मेरी माँ ही जाती थी और मेरी माँ की आँखों के सामने जब मुझे प्राइज़ मिलता तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब मेरे और मेरे भाई के लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारी ज़िंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। हमारी हँसती-खेलती ज़िंदगी कब उलट गई कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैं अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती थी। उसके बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल था। अपनी माँ के बिना मुझे कहीं पर भी मन नहीं लगता था। मैं अपने ननिहाल भी नहीं जाती थी, क्योंकि अपनी माँ से दूर रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक रोज़ जब मैं स्कूल से आने के बाद खाना खाकर गार्डन में टहलने के लिए गई हुई थी, तो मुझे हमारे घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से गार्डन से घर पर आ गई। मैं धीरे-धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए जा रही थी। शायद माँ और पिताजी किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। माँ और पिताजी को पता नहीं चला कि मैं घर में आ गई हूँ। मैं वहीं बने एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और उन दोनों की बातों को सुनने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे पिताजी ने वहां पर पड़ी कुल्हाड़ी को उठाया और मेरी माँ की गर्दन पर दे मारा। कुल्हाड़ी का वार तेज होने की वजह से मेरी माँ वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और मेरे पिताजी ने कुल्हाड़ी से कुछ वार और किए और मेरी माँ की गर्दन को काट डाला। उसके बाद मेरी माँ की लाश को एक बोरी के अंदर डालकर घर से बाहर ले गए। मैं वहीं खड़े-खड़े देख रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से काँप रहा था। मेरी आँखों में आँसू थे और मैं पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। मैंने आज तक किसी को यह बात नहीं बताई थी कि मेरी माँ को मेरे पिताजी ने मार दिया है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मारकर पूरे गाँव में अफ़वाह फैला दी कि उनकी पत्नी न जाने कहाँ गायब हो गई है। अब सब लोग हमारे घर पर आते और पता करने के लिए आते थे कि क्या आपकी पत्नी मिली? लेकिन मेरे पिताजी दुखी होने का नाटक करते
और रोने का नाटक करने के साथ-साथ सबको कहते कि पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई है। मेरा तो उसके बिना मन ही नहीं लगता, लेकिन मेरे मन ही मन में उनके लिए बहुत नफ़रत हो गई थी। जब वह इस तरह नाटक करते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक तरफ मेरा मन करता था कि सब लोगों को बता दूँ कि इन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया है, लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि मेरे मन के अंदर पूरी तरह से पिताजी का डर समा गया था। मेरे मन में यह हो गया था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया, तो मेरे पिताजी मेरी माँ की तरह ही मुझे काट डालेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना नहीं चाहती थी। मेरी माँ की कमी मुझे हर रोज़ खलती थी। खाने-पीने से लेकर कपड़े पहनने तक मुझे अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। माँ के जाने के बाद तो मेरे कपड़े सिलने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मुझे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। अब जो मैं स्कूल में और किसी के फंक्शन में अपने कपड़ों का रोहब जमाती थी, सब कुछ फीका पड़ चुका था। अब ऐसे ही मेरी माँ को गए काफ़ी साल हो चुके थे, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चला था कि मेरे पिताजी ने आखिर मेरी माँ को मारा क्यों था, और पूरे गाँव में और पुलिस में यह पूरी तरह से खबर फैला दी कि उनकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई थी। एक तो मेरी माँ को इस दुनिया से भेज दिया था, ऊपर से उन्हें बदनाम भी कर दिया था। मेरा गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मैं कमरे को अंदर से बंद करके खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती थी, क्योंकि मैं अपना गुस्सा किसी और पर नहीं निकाल सकती थी। मेरी माँ को मेरे पिताजी ने बेरहमी से मार दिया और फिर पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि वह किसी और मर्द के साथ भाग गई है। एक इतना निर्दयी आदमी मैंने आज पहली बार देखा था। बचपन में मैं अपने पिता को अपना भगवान मानती थी। अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि पिताजी के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि पिताजी को दुनिया की हर खुशी मिले, और जब पिताजी सरपंच के खेतों में पूरा दिन दोपहर में काम करते, तो मेरा उनके लिए काफ़ी मन दुखी होता था कि मेरे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं दिन रात इसीलिए मेहनत करती थी कि ताकि एक ना एक दिन अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद अपने पिताजी और माँ को ऐश करवाऊँ। लेकिन जब मेरे पिताजी ने वह हरकत की, उसके बाद से तो मेरे पिताजी के ऊपर से पूरा भरोसा उठ गया था। अब हम लोग भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। मेरे भैया का भी स्कूल पूरा हो गया और उन्हें कॉलेज के लिए दूसरे शहर में भेज दिया गया। दरअसल मेरी माँ ने सिलाई-कढ़ाई करके जो पैसे जमा किए थे, उन पैसों से मेरे पिताजी ने मेरे भैया की फ़ीस जमा कर दी और उन्हें पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया। अब भैया काफ़ी कभार ही घर घर पे आते थे। अब घर पर मैं और पिताजी दोनों ही रहते थे। पिताजी सरपंच के खेतों में काम करने चले जाते और मैं स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आने के बाद अक्सर मैं माँ की तस्वीर को लेकर बैठ जाती थी और बस रोए जाती थी कि माँ, आप कहाँ पर चली गईं? अब मेरा भैया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि पिताजी तो मैं वैसे ही अच्छे नहीं लगते थे और उनसे तो मैं बिल्कुल नफ़रत करने लगी थी, और माँ इस दुनिया से चली गई थी। अब भैया जब कभी छुट्टियों में घर पर आते थे, तो मैं उनके चिपक जाती थी और उन्हें कहीं पर भी नहीं जाने देती थी। बस मेरा मन करता था कि मैं भैया को बस अपने पास ही रखूं। दरअसल मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि मेरी माँ के साथ आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उस दिन घर में सिर्फ मैं ही मौजूद थी और मेरे पिताजी को आज तक यही वहम था कि उन्होंने जो हरकत की है उसका आज तक किसी को भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता था कि यह सब मैंने देख लिया है। एक रोज़ जब मैं बैठी थी, तो मैंने अपने मन में विचार बनाया कि मैं पुलिस की तैयारी करूँगी। एक दिन पुलिस में अगर भर्ती हो जाती हैं, तो मैं अपने पिताजी को उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी। जब तक मेरे हाथ में कोई पावर नहीं आ जाता, तब तक मैं इस मुद्दे को नहीं उठा सकती। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे पिताजी मेरे साथ भी कुछ गलत ना कर दें, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। अब मैं दिन-रात जमकर पढ़ाई करने लगी और मेहनत करने लगी, ताकि मैं एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूँ और पिताजी को उनके गुनाहों की सज़ा दिलवा सकूँ, ताकि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। मैं उनसे दूर-दूर ही रहती थी। शायद मेरे पिताजी को पता चल गया था कि मेरी बेटी के कोई न कोई तो दिक्कत ज़रूर है, तभी तो वह मुझसे इतनी दूर रहती है। एक रोज़ जब मैं और पापा खाना खा रहे थे, तो पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आरजू, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, जो तुम मुझसे इतनी खिंची-खिंची रहती हो? भला मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती? जितना मैं तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम जितना काम होता है उतना ही मेरे साथ बात करती हो। उसके बाद सीधा अपने कमरे में ही रहती हो। तुम्हारी माँ चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी तो अभी इस दुनिया में हैं,
तुम मुझे भी अपनी माँ की तरह ही दर्जा दे सकती हो। तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ होती है तो तुम मुझे कभी नहीं बताती, अपने भैया को ही बताती हो। और स्कूल में इतने सारे तुम्हें प्राइज़ मिलते हैं, तुम एक बार भी मुझे आकर नहीं कहती कि पिताजी मैंने ये तरक्की हासिल की है। मैं मन में सोचती कि ऐसे हैवान पिता के साथ बोलकर मुझे कोई अपना कत्ल नहीं करवाना है, लेकिन उनके सामने मैं कोई ना कोई बहाना बना देती। अब शायद पिताजी को शक हो गया था कि आरजू के कोई ना कोई तो दिक्कत ज़रूर है, तभी तो वो मुझसे खिंची-खिंची रहती है। शायद उनके मन में यही डर होगा कि कहीं उस दिन कत्ल करने के दौरान मैंने देख तो नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बाहर गार्डन में ही थी। अब पिताजी का शक शायद पक्का होने लगा था। एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो पिताजी मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, मुझसे तुझसे एक सवाल का जवाब लेना है। मैंने कहा, पिताजी पूछिए। मैं उनसे सीधे मुंह तो नहीं बोली थी, अपनी नज़रों को ऐसे गुस्से भरी उनकी तरफ देखते हुए बोली कि हाँ बोलिए। तभी पिताजी ने कहा कि क्या तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है? यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से घबरा गई कि पिताजी को आखिर किसने बता दिया कि मुझे सब कुछ पता है। अब मैं घबरा रही थी क्योंकि मैं घर में अकेली ही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब माँ की तरह मेरा भी खून होने वाला है। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मैं कांपने लगी और पिताजी के सामने देखने लगी। पिताजी ने गिलास में पानी भरा और पानी मुझे पिलाते हुए कहा कि तुम डरो मत, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी माँ की तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। जब तक तुम पूरी सच्चाई को नहीं जान लेती, तब तक तुम मुझे गुनाहगार समझ रही हो। अब मैं पिताजी की बात को समझ नहीं रही थी। अब मेरे अंदर न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई और मैंने पिताजी से कहा कि सारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। भला अब इसके पीछे कौन सी सच्चाई रह गई जो मुझे जानना बाकी है। उस दिन मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था कि किस तरह आपने माँ को मार डाला और उसके बाद पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि वह किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई है। आपको जरा भी उन पर दया शर्म नहीं आई? उन्होंने आपकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। वह आपकी हेल्प करने के लिए घर में पूरा दिन घर का काम करने के बाद सिलाई करती थी, ताकि आपको कुछ पैसे की मदद हो जाए, और आपने ही उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। आखिर मेरी माँ से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उसकी सज़ा उन्हें इतनी बड़ी मिली? तभी मेरे पिताजी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो कुछ भी बोलेगा यह कैमरा बोलेगा। पिताजी ने अपनी जेब से एक कैमरा निकाला, उसे चालू करके मेरे हाथ में थमा दिया। उस कैमरे के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसमें मेरी माँ अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं मेरे सौतेले बच्चों का ख्याल इसलिए रखती हूँ ताकि वह जल्दी से बड़े हो जाएं और उनका विश्वास मेरे प्रति पूरा पक्का हो जाए। उस दिन मैं उसे अड्डे पर ले जाकर वह धंधा करवाना शुरू कर दूंगी। मेरे पिताजी ने मेरे हाथ से वह कैमरा लिया और कहा कि दरअसल बेटा, वह तुम्हारी सगी माँ नहीं थी। जब तुम 1 महीने की थी तो तुम्हारी सगी माँ इस दुनिया से चली गई थी। तभी उसी जल्दबाजी में मेरे रिश्तेदारों ने तुम्हारी सौतेली माँ से मेरी शादी करवा दी थी। उसके बाद से तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और तुम्हें पाला पोसा था, लेकिन उसकी नीयत पर तो मुझे कुछ दिनों से शक ही था। वह हर रोज़ किसी न किसी से मिलने जाती थी और उसका यही इरादा था। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था। मुझे लगा कि शायद वो अपने किसी आशिक से मिलने जाती है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि तुम लोगों की ज़िंदगी बस किसी तरह निकल जाए। मैं इन सब चीज़ों को सहन कर रहा था, लेकिन बात जब तुम्हारे ऊपर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक रोज़ तुम्हारी माँ अपने किसी रिश्तेदार से यह सब बातें कर रही थी, तो मैंने यह कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल ये कैमरा मैं तुम्हें ही लाकर दे रहा था। मैंने मजदूरी करके कुछ पैसे जोड़े थे। उन पैसों से मैं तुम्हें यह कैमरा गिफ्ट करने वाला था, ताकि तुम स्कूल के किसी फंक्शन में जाओ तो अच्छी तरह अपना प्रोग्राम इसके अंदर कैप्चर कर लो। लेकिन उस दिन तुम्हारी माँ को बात करते हुए सुना तो मैंने इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और तुम्हारी माँ को मार दिया, ताकि कल को वो तुम्हें अड्डे पर ले जाकर कोई गलत काम ना करवा दे। मैं डर गया था
क्योंकि मुझे वैसे भी एक बीमारी है जिस वजह से मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि कब ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं डर गया था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो तेरी माँ तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगी। इसलिए मैंने उसे इस दुनिया से हटाना ही ठीक समझा और उस दिन उसको मैंने मार दिया। अब मेरे पिताजी ने जो सच्चाई बताई और मैंने जो अपनी आँखों से देखा, उस पर तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह बिल्कुल सच था। इतने दिनों तक मैं अपने देवता जैसे पिता के ऊपर शक कर रही थी। ना जाने उनके बारे में क्या-क्या सोच रही थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मेरे लिए ही उन्होंने माँ को इस दुनिया से अलविदा कहा था और मेरे सामने आज यह भी सच्चाई आई थी कि वह मेरी सगी माँ नहीं थी। वह तो मेरे साथ अच्छा होने का सिर्फ नाटक करती थी ताकि मेरा विश्वास उनके प्रति पक्का हो जाए और उसके बाद जो मुझसे वह करवाएं वह मैं उनके कहे अनुसार करती जाऊं। और मेरे पिताजी की सच्चाई जानने के बाद मैंने कसकर उन्हें गले से लगा लिया और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको गलत समझ रही थी। दरअसल मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस दिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद से मुझे गुनाहगार सिर्फ आप ही लग रहे थे। तभी मेरे पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तू काफ़ी समझदार हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी हासिल करे ताकि तू अपने पिता का नाम रोशन करे। पिताजी की बातें मेरे मन के अंदर घर कर गई थी। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अपनी ज़िंदगी को मैं बेहतर बनाकर रहूँगी। इसी उम्मीद से मैं अब दिन रात पढ़ाई करने लगी और अच्छे से मेहनत करने लगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी सारी स्टोरीज़ आपके चैनल पे सबसे पहले उपलब्ध हों। दोस्तों, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी तो मैं इस तरह की वीडियो बना पाऊँगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।